क्वालिटेटिव रिसर्च सबसे ज़्यादा जिस टेक्निक को यूज़ करती है या जो कि अर्ली पॉजिटिविस्ट सोशल साइंटिस्ट यूज़ करते आ रहे हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इज़ इमेजिंग अ पर्सनस बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, कि एक इंसान नेचुरल सेटिंग के अंदर कैसे बिहेव करता है और फिर उसको सोशोलॉजिस्ट या सोशल साइंटिस्ट किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, नोट करते हैं और फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे, मिसाल के तौर पे अगर आप के ज़हन में विलियम वॉन्ट की स्टडी है, जो कि उसने चूहों के ऊपर की थी और सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उसने किया था, तो वो बेसिकली उसकी ऑब्ज़र्वेशन थी कि उसने कहा कि मैं पहले चूहों को स्टडी करता रहा और फिर उनको सर्टेन फूड प्रोवाइड की, सर्टेन सोशल सेटिंग प्रोवाइड की और उसके अंदर उनका बिहेवियर क्या था और किस तरह से बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस आई. तो विलियम वॉन्ट्स से लेके ऑन बर्ड आज तक ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, ये वन ऑफ द करेंसी रही हैं सोशल साइंसेज में. लेकिन हम पाकिस्तानी इसके बारे में कोई इतने ख़ास सेंसिटिव नहीं है. हम कहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए फील्ड में जाएं, दो चार चीज़ें देखें और वापस आ जाएं. ऐसा नहीं है. हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्वेशन किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे है और कैसे हमें सिस्टमेटिक वे फॉलो करते हुए जो ये डाटा है उसको कलेक्ट करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए. कीप इन माइंड दिस इज अ technique that is used and accepted wider in the domain until unless it has a systematically recorded. To looking and analyzing a person's behavior, things, textbooks. तो ये साथ में लोगों के बिहेवियर को, उनके सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर को, सोशल इवेंट्स को, सबको एक सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्व करने का नाम जो है वो ऑब्जर्वेशन है. कलेक्टिंग डाटा एंड यूजिंग कॉमन सेंस. कीप इन माइंड के जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशन है, ये कॉमन सेंस का काम भी है. कॉमन सेंस आपने यूज़ करनी है. जो हमारा एवरीडे नॉलेज है उसको कॉमन सेंस कहते हैं और उसको यूज़ करते हुए आपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड करनी है. लुकिंग एंड लिसनिंग सिस्टमेटिक वे. ऑब्जर्वेशन में आप ज़्यादातर देखते हैं, फिर उसके बाद देखने के बाद जो दूसरा आप काम करते हैं कि वो लोगों को सुनते हैं. सुनने के बाद आप फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करते हुए आपने कोई सिस्टम बनाना है, बगैर उस सिस्टम के नहीं रिकॉर्डिंग करनी. और फिर वो रिकॉर्डिंग जो है वो कई तरह से हो सकती है, आगे हम जाके बात करेंगे. मिसाल के तौर पे ऑडियो वीडियो या वो जोटेड नोट्स की फॉर्म में हो सकती है. तो आपने जो कुछ भी करना है वो आपने ना सिर्फ देखना है बल्कि उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड भी करना है. रेमंड गोल्ड 1958 में इसने कॉन्सेप्ट को फर्दर रिफाइन किया, आई मीन ऑब्जर्वेशंस को, और उसने 3 तरह की ऑब्जर्वेशंस का कहा. नंबर 1, ऑब्जर्व एज ए ऑब्जर्वर, कि आप जाते हैं और सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पे देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं. यू डू नॉट रिएक्ट एनीथिंग. इसको नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, जो कि अक्सर हम जिक्र करते हैं कि ये नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है. ये बेसिकली रेमंड की टाइपोलॉजी है. दूसरी, ऑब्जर्व एज ए पार्टिसिपेंट, कि आप किसी एक सोशल फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन आप पार्शली उसका हिस्सा बनते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं. थोड़ी देर के लिए आप उस इवेंट को का हिस्सा बनते हैं या किसी तरह से उसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको ऑब्जर्व एज ए पार्टिसिपेंट, और इसको पार्शली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं. तीसरा, फुली पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, या जो रेमंड गोल्ड के वर्ड्स हैं उसके मुताबिक कंप्लीट ऑब्जर्वर यानी फुली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तो ये तीसरी टाइप है जो कि जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और जिसको एज ए सोशोलॉजिस्ट या सोशल साइंटिस्ट हम यूज़ करते हैं. तो ये तीनों पार्ट जो हैं इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कॉमन क्या है कि आप नेचुरल सेटिंग्स में जाते हैं,
और लोगों का नेचुरल सेटिंग में, जैसे कोई केमिस्ट है तो वो उसका लैब जो है उसके लिए सेटिंग है, वो लेबॉर्ट्री के बगैर काम नहीं कर सकता। इसी तरह कोई बायोलॉजिस्ट है तो बायो ऑर्गन्स उसका बेसिकली लैब है, या कोई प्लांट साइंटिस्ट है जो बॉटनी का स्टूडेंट है या टीचर है या रिसर्चर है, तो वो जब तक प्लांट्स को नहीं पढ़ेगा देखेगा उस वक्त तक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो क्या प्लांट एक तो आर्टिफिशियल सेटिंग में भी हो सकते हैं, उसका बिहेवियर कैसे, यानी वो ग्रो कर रहे हैं उनका बिहेवियर भी होता है। मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ कि हर लिविंग थिंग का बिहेवियर है, इवन नॉन मटेरियल थिंग्स का भी बिहेवियर है। मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने टेबल पड़ी है, आप इसके ऊपर मुक्का मारेंगे तो उसका भी कोई ना कोई रिएक्शन है। तो कहीं पे कोई वीक मटेरियल होता है, कहीं स्ट्रांग होता है। अब लोहे पे मुक्का मारेंगे तो आपको रिएक्शन डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप वो गधे पे मारेंगे और वो भी सॉफ्ट में तो आपको रिएक्शन डिफरेंट होंगे। तो इसी तरह से जो नेचुरल सेटिंग के अंदर है, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग्स का, चीज़ों का डिफरेंट बिहेवियर होता है। मिसाल के तौर पे आप नेचुरल सेटिंग में आप किसी शादी का हिस्सा बने तो लोग आपको खुश दिखाई देंगे। लोग जो है वो एक दूसरे को ना सिर्फ मुबारकबाद, और ख़ास तौर पे जिनकी शादी है उनको कांग्रेचुलेशंस बोलेंगे, मुबारकबाद देंगे पाकिस्तानी कल्चर में और ओवरऑल पूरी दुनिया में। और अगर आप किसी फिनरल का हिस्सा हैं तो वहाँ आप डांस नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरल बिहेवियर नहीं है। वेडिंग के अंदर आप डांस कर सकते हैं, लेकिन फिनरल के अंदर डांस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फ्यू सोशल सेटिंग्स। मिसाल के तौर पे दुनिया में कुछ ऐसे कल्चर्स भी हैं जहां मुर्दे को भी सर्टन रिचुअल्स के साथ या म्यूज़िक के साथ दफनाया जाता है, या आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो उसकी सोशल सेटिंग डिफरेंट है। वन ऑफ माई कलीग पर वर्किंग ऑन द रिचुअल्स ऑफ बरिंग, मिसाल के तौर पे कि लोग अपने जो डेड बॉडीज़ हैं उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं या बरियल सर्सेज क्या हैं, तो उसने पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ कस्टम्स हैं उनको स्टडी किया। मिसाल के तौर पे हम मुसलमान हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना डेड बॉडी है उसको दफनाते हैं सर्टन वेज के थ्रू, यानी पहले उसका नमाज जनाजा होता है, फिर कब्र के अंदर उसको दफन किया जाता है। फिर उसके बाद भी सर्टन रिचुअल्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे बाहर आके दुआ करते हैं कब्रिस्तान से, या कब्र के ऊपर जाके दुआ करते हैं, या घर बैठ के दुआ करते हैं, या चलते फिरते दुआ करते हैं। तो उसका सवाब हमें भी मिलता है। मिसाल के तौर पे एज ए मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि उसका सवाब हमें, न सिर्फ हमें मिल रहा है बल्कि जाने वाले लोगों को। बेसिकली ये दुआ होती है जो हम बेसिकली अपने लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसका सवाब हमें भी मिलता है और जाने वाली रूह को भी मिलता है। तो ये हम बिलीव एज ए मुस्लिम करते हैं। इसी तरह से जो दूसरी आप ऑब्जर्व आपने देखा होगा पाकिस्तानी सोसाइटी में, कहीं कुछ सोसाइटीज़ के अंदर उस मुर्दे को जला दिया जाता है। तो मिसाल के तौर पे कुछ हिंदू रिलीजन्स के अंदर लोग जो हैं वो मुर्दे को जलाते हैं। तीसरा, आपने अगर सुना हो तो कुछ ऐसी ट्रेडिशंस भी हैं जहाँ ख़ास तौर पे पारसी जो हैं वो अपने मुर्दे को एक हाइट पे रख देते हैं जहाँ से वल्चर्स आती हैं या दूसरे एनिमल्स आते हैं जो कि उस डेड बॉडी को कंज्यूम करते हैं। इवन अगर आप दफनाने की बात करें तो मुस्लिम्स का दफनाने का डिफरेंट तरीका है और किसी और का दफनाने का डिफरेंट तरीका हो सकता है, लेकिन हर सोसाइटी के अंदर सर्टेन रिचुअल्स हैं। तो जब आपने एज ए ऑब्जर्वर उसको देखना है तो आप क्या चीज़ नोट करेंगे? मरने के बाद के रिचुअल्स क्या हैं, या शादी की मैं अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे शादी में जाते हैं तो हम उसके कुछ शादी को के एक्चुअल इवेंट से पहले के रिचुअल्स हैं। मिसाल के तौर पे मंगनी होना और जाके एक दूसरे को गिफ्ट लेना, बात पक्की करना, तो ये सारे रिचुअल्स हैं जो कि शादी से पहले हैं। फिर कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो ड्यूरिंग वेडिंग्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कि वेडिंग वाले दिन लोग, वेडिंग से भी थोड़ा सा पहले अगर मैं बात करूं तो शायद मेहंदी की रस्म है जो पाकिस्तान में मनाई जाती है। कहीं पे ये किसी तरह से मनाई जाती है, दूसरी जगह पे किसी तरह से, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में ये रिचुअल्स भी चल रहा होता है। इसी तरह से फिर ड्यूरिंग वेडिंग रिचुअल्स हैं, मिसाल के तौर पे निकाह, और फिर निकाह के साथ खाना पीना, या जो डिफरेंट मुंह दिखाई की रस्म, या इस तरह की रिचुअल्स हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। फिर कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो शादी के बाद के होते हैं।
तो ये सब के दरमियान में एक सीक्वेंस है। तो एज ए रिसर्चर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस रिचुअल के तौर में क्या एक कल्चर में किस तरह से इसको परफॉर्म किया जा रहा है, दूसरे कल्चर में कैसे, और फिर तीसरे कल्चर में, या हर कल्चर की सर्टेन कॉमनैलिटीज़ हैं या कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो और फिर अगर आप उसमें बिल्कुल लातल्लक हो गए एक साइड पे बैठ के देख रहे हैं तो उसको ऑब्जर्वर के तौर पे आप देख रहे हैं। आगे हम जाके इसकी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके लिए सर्टेन मेथड यूज़ किए जाते हैं, मिसाल के तौर पे सेलेक्टिंग अ सोशल सेटिंग, कि आपने किस तरह के इवेंट को जो है वो जाके स्टडी करना है और किन किन इवेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट करना और कहाँ कहाँ आपको लेस डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। और फिर आपने अपनी पोजीशंस भी कहीं प्ले करनी है कि आप एज ए इनसाइडर गए हुए हैं या एज ए आउटसाइडर गए हुए हैं। फिर आपने टाइम का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि कितने टाइम के लिए है, और आपने ये भी नोट करना है कि कितना टाइम आपने स्पेंड किया और वो इवेंट कितनी देर के लिए था। उसमें हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए गए हो या आपने पूरे को कवर किया है। फिर व्हाट टाइम ऑफ अ डे, वीक और मंथ सर्टेन इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो आपने सारे डॉक्यूमेंट करने हैं। फिर कैसे आपने क्या क्या तरीका इस्तेमाल होता है ऐसे इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ज़्यादातर तो ज़ाहिर देखा जाता है, बड़ा केयरफुली देखा जाता है, लेकिन हम एज ए पाकिस्तानी बहुत सारे इवेंट्स को गेजिंग की नज़र से देख रहे होते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना चाहूँगा, यू हैव टू बी डिसेंट, यू हैव टू बी टेक्निकल सो दैट नो बॉडी फील ऑफेंसिव। मिसाल के तौर पे अगर आप बीइंग अ यंग अपोजिट सेक्स को देखेंगे तो ज़ाहिर है आप कोई दूसरे लोग अनकंफर्टेबल होंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और फिर कल्चरल सेटिंग का भी आपने ख्याल रखना है। आपने इस तरह से देखना है कि अगले को बिल्कुल महसूस ना हो, ये ना हो कि घूर घूर के देखे जा रहे हैं तो उससे लोग बड़ा ऑड फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं और लोग उसको ऑफेंसिव ट्रीट करते हैं और फिर उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ऑब्जर्विंग। फिर दूसरी बात कि एक्टिंग कि सर्टेन वेज में जो लोग एक्ट कर रहे हैं उस एक्टिंग को या एक्शन को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, वो आपने सोचना है कि क्या उसके लिए वीडियो बनाना बेहतर है। अगर किसी को पता चला हो कि आप उनकी फीमेल्स की वीडियो बना रहे हैं तो पाकिस्तानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ठीक ठाक फाइट हो जाए और लोग लड़ने मरने पे तैयार हो जाएं, तो इसलिए वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी बच्चे की वीडियो बना रहे हैं कि वो किसी तरह से भी परफॉर्म कर रहा है तो लोग इसको एंजॉय करेंगे कि यार ये बच्चा है, देखें सर्टन वेज में परफॉर्म कर रहा है और चूंकि परफॉर्मेंस किसी को पसंद आई है इसलिए लिख रहे हैं। तो जो भी आपने काम करना है पहले परमिशन लेनी है एज ए रिसर्चर, फिर वो आप रिकॉर्डिंग करें या आप वीडियो बनाएं या ऑडियो, वो आपने पहली और इम्पोर्टेंट कोशिश ये करनी है कि उसको कोई महसूस ना करे, बुरा ना फील करे। आपके पास डाटा किस फॉर्म में हो सकता है? डाटा जो है वो आपके नोट्स हो सकते हैं, वो मैनुअल डाटा जिसे हम कहते हैं, आगे जाके हम कहीं इसको भी डिटेल में भी देख सकते हैं। दूसरा, ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। तो हमने ऑब्जर्वेशन को इन जनरल डिस्कस किया, हम इसकी आगे तफसील भी डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन इज़ अ सिस्टमेटिक वे टू ऑब्जर्व थिंग्स or people's behavior or certain events or cultural social setting in a systematic way.